हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आगे आगे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ 11th लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बीकॉम और एमकॉम लेवल पर भी इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक्चुअली होते क्या हैं? ये एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? गैप के थ्रू ये स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल इन द स्टार्टिंग। आपको पता है मैगी बनानी है। मैगी कैसे बनानी है? उसके अंदर पानी डालना है, मसाले का सैशे डालना है, राइट? और फिर उसके अंदर नूडल्स डाल देने हैं। तो ये हमने एक तरीका फ़िक्स कर लिया कि हमने मैगी इस तरीके से बनानी है। ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें उन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है वो सब बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting standards are authoritative standards for financial reporting and are the primary source of generally accepted accounting principles. जो भी हमारे generally accepted accounting principles हैं हमने सारे पढ़े हैं। accounting concepts की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, और वो यहाँ यूज़ होते हैं कि हमने कौन सी जगह पर कौन सा concept यूज़ करना है, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स जब हम एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन हमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करनी है तो वो सब हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी मैगी का। आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई हाउ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि कोई भी ट्रांजेक्शन है हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये हमें रिकॉर्ड करनी भी है या नहीं करनी, राइट? मेजर कैसे करेंगे कि क्या अमाउंट हमें लेनी है, हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट कैसे करेंगे, और डिस्क्लोज मतलब कि हम उन्हें दिखाएंगे कहाँ। ये सारी चीज़ें बात की हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब आपको पता चल ही गया होगा इन शॉर्ट कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हेल्प करती हैं कि हमने कैसे रिपोर्टिंग करनी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग लेवल पे सेट होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी सेट होते हैं और कंट्री लेवल पे भी सेट होते हैं। अगर हम कंट्री लेवल की बात करें, इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, कौन इशू करता है? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, राइट? ये एक प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग की हमारी कंट्री के अंदर, जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, कि हम इनसे क्या अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि वी ऑल नो कि हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब एक कुछ कहता है और एक उसके अपोजिट कहता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर अब हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की बात करें और दूसरी साइड हम मटीरियलिटी की बात करें। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ जो है डिस्क्लोज़ करनी चाहिए हमारे अकाउंट के अंदर, और मटीरियलिटी क्या कहता है दूसरी तरफ, कि सिर्फ मटीरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करो। तो अब इससे क्या होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बहुत डाइवर्स हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट? तो अब उनके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करेगा कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि किस तरीके की ट्रांजेक्शन में कौन सा प्रिंसिपल हमें यूज़ करना है। टू पुट एन एंड टू द नॉन कंपेरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने देखा था कि अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी जो है नहीं होती है, जस्ट बिकॉज कि मेथड्स अलग अलग हैं। हम किसी दूसरी कंपनी के साथ अपने अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब उसके ऊपर एंड लग चुका है, क्योंकि अब हम उसे कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया। और जब हर कंपनी उसी के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएगी, तो वो इजीली कंपेरेबल होंगे। टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें रिलाय करना है। रिलाय मतलब कि निर्भर होना है उनके ऊपर। क्यों उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं? जस्ट बिकॉज वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट हुआ, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, राइट? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर पोजीशन दिखाएंगे तभी हम उनके ऊपर रिलायबल यानी डिपेंड कर पाएंगे।
टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स विच आर ट्रांसपेरेंट फॉर यूज़र्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि यूज़र्स को भी इजीली समझ आ सकें. टू डिफाइन द स्टैंडर्ड्स विच आर कंपेरेबल ओवर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स फिक्स करें हम कि इंटर पीरियड जो है, मतलब 2018 से लेके 2019 तक का एक पीरियड हो गया, 2019 से 20 तक का पीरियड हो गया, हम उन्हें कंपेयर कर सकें. वो तभी कंपैरिजन पॉसिबल है जब हमने एक ही तरीके के कंसेप्ट उसके अंदर यूज़ किए होंगे. और वो कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टू प्रोवाइड अ सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी. इट कंटेन्स हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू जनरेट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. ये क्या करते हैं, हमें हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाना कैसे है, राइट. दिस कैन बी डन एट अ कोस्ट दैट डज नॉट बेनिफिट दी that does not exceed the benefits. For the removal the huge amount of variation in the treatment of accounting standards. अब वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि वेरिएशंस जो हमारी आती हैं, कोई कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, कोई कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, तो वो वेरिएशंस को हम रिमूव कर सकेंगे इजीली. टू फैसिलिटेट ईज ऑफ बोथ इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन्स. इंटर फर्म कौन सा होता है? जो एक फर्म जब दूसरी फर्म के साथ कंपेयर किया जाता है, वो हो गया इंटर फर्म. इंट्रा फर्म एक ही फर्म के अंदर और एक या दो से ज़्यादा पीरियड्स के जब हम कंपैरिजन करते हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर. फॉर एग्जांपल 2018 टू 2019 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 टू 2020 के लिए, तो वो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी फर्म के अंदर ही कंपैरिजन डिफरेंट ईयर्स का, राइट. नेक्स्ट इज नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? कंपेरिजन बिटवीन टू फर्म्स इज़ पॉसिबल इफ़ बोथ ऑफ देम आर मेंटेन विद द सेम प्रिंसिपल्स. अगर वो उनके अंदर सेम प्रिंसिपल्स लगे होंगे तभी पॉसिबल है. ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था. तो प्रॉपर कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा अगर हमने सेम टाइप के प्रिंसिपल्स यूज़ नहीं किए, राइट. और सेम टाइप के प्रिंसिपल्स कब लग पाएंगे, कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करेंगे, राइट. Firms are not allowed to maintain and present their accounts according to their own will. ओन विल मतलब अपनी मर्ज़ी से वो कुछ भी नहीं बना सकते. उन्हें क्या करना पड़ेगा? डिपेंड रहना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर. अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उन्हें भी अपने अकाउंट्स को साथ साथ चेंज करना पड़ेगा, राइट. थर्ड वन इज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच शोज ट्रू एंड फेयर पोजीशन. जो क्या शो करेंगे? ट्रू एंड फेयर पोजीशन, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी डिसीज़न लेने के लिए, राइट, कंपैरिजंस करने के लिए. अब इससे बेनिफिट्स क्या हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब हम इंफॉर्मेशन के अंदर अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, राइट, उनको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो वेरिएशंस है जब वो रिमूव हो जाएंगी तो डेफिनेटली यही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट सच इन्फॉर्मेशन माइट यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स. वो इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करवाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लॉ के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं, जैसे जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं. अब जनरल पब्लिक कोई भी हो सकती है जो नॉर्मल आम लोग हैं, ठीक है. इन्वेस्टर्स जो उस फर्म, बिजनेस या कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, और क्रेडिटर्स जिन्होंने उनको उधार दिया हुआ है ना, उनके लिए भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप दिखाओ, शो करो, डिस्क्लोज़ करो, ताकि जो जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स हैं उनके राइट्स बने रहें, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए. एंड द लास्ट बेनिफिट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेटिबिलिटी. ये पॉइंट हम ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ चुके हैं, नीट के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इंटर और इंट्रा कंपनीज़ या फर्म्स के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं. इंटर मतलब किसी दूसरी फर्म के साथ, इंट्रा मतलब अपने ही फर्म के अंदर 2-3 सालों का कंपैरिजन. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस. कुछ भी लिमिटेशन से फ्री नहीं है. लिमिटेशंस मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, कमियां क्या हैं. अब ध्यान से सुनिएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस डिफरेंट बिटवीन ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफ़िकल्ट टू अप्लाई.
अब एक चीज़ के 2 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल नहीं दूंगी बिकॉज आपके लिए भी बिल्कुल स्टार्टिंग है ये पढ़ने के लिए, राइट। अगर हम गुड्स की बात करें, स्टॉक जो हम परचेज़ करते हैं या प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करते हैं आगे रीसेल करने के लिए, राइट, हम वो हमारे पास कितना पड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है, कितने मनी के अंदर वैल्यू जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो उसके ना काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। अब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने सपोज बता दिया कोई भी मेथड अप्लाई करना है, लेकिन अगर वो एक्चुअल रियल लाइफ में डिफ़िकल्ट है अप्लाई करना तो दैट इज़ अ लिमिटेशन, प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो रिजिड है, रिजिड मीन्स कि इनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती, जल्दी से चेंज नहीं हो सकते, एंड दैट इज़ अ रियली ग्रेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवर राइड द स्टेटस। यहाँ स्टेटस आना है, स्टैचू नहीं आना है, ये गलत लिखा हुआ, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा इसे अपने नोट्स के अंदर भी। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फार्म्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस। वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें जो बनाते हैं हमें स्टेटस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। हर फर्म्स का अलग अलग स्टेटस होता है, राइट। कोई बड़े लेवल पे है, कोई छोटे लेवल पे है, तो हमें उस स्टैंडर्ड को उस अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन हर एक फर्म के लिए अलग अलग स्टेटस बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये लिमिटेशन हो गई। अब आ जाती है एप्लीकेबिलिटी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते किस किस पे, किस किस फर्म को या किस किस कंपनी को फॉलो करने होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, चाहे वो कोई भी है, सबके ऊपर लगते हैं, एक्सेप्ट एक चीज़ है यहाँ पर, प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल चैरिटी यानी अपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सिर्फ उसके ऊपर नहीं लगता। बाकी जितनी भी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन सब के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। और उन यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एवरी बिजनेस यूनिट सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एक्सेट्रा, और बहुत सारे होते हैं लाइक एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। स्टार्टिंग के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो अकाउंटिंग के लिए सेट किए गए हैं, जो होल वर्ल्ड में आपको अप्लाई करने ही करने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री है, उसको मानना ही मानना पड़ेगा। उन स्टैंडर्ड्स का नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसको रिप्लेस किया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था पहले, लेकिन अब क्या है, IFRS। इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडिया के अंदर कौन से फॉलो होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक करो, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करो। स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए जल्दी ही, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।